चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। आइए जरा, बैंकिंग हम लोग पढ़ रहे थे और मेरे ख्याल से हम लोगों ने नाबार्ड पढ़ लिया था, सिडबी पढ़ लिया था, आईडीबीआई पढ़ लिया था, है ना। अब हमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण वाला टॉपिक पढ़ना है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग पढ़ लेते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम हेडिंग डालेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या इसी को हम नेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं, नेशनलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है, इधर उधर क्यों चला जाता है ये? वेट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण को आसान सी भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेशनलाइजेशन। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण या इसी को नेशनलाइजेशन बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं आसान सी भाषा में। तो क्या होता है राष्ट्रीयकरण? है, राष्ट्रीयकरण को हम सार्वजनिकरण भी बोल देते हैं। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीयकरण को हम सार्वजनिकरण भी बोल देते हैं। तो राष्ट्रीयकरण या फिर मेरे साथियों सार्वजनिकरण। सार्वजनिकरण, इसका मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में तो हम नेशनलाइजेशन ही बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि, है ना, राष्ट्रीयकरण या सार्वजनिक का मतलब ये होता है कि जिसमें सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हो जाए। 51 हो सकती है, 50 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो जिसमें भारत सरकार की, या जिन संस्थाओं में, है ना, जिसमें भारत सरकार बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना। तो जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा हो, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो, ठीक है, उसमें उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। उसे राष्ट्रीयकृत संस्था कहते हैं, ऐसा लिखें। उसे राष्ट्रीयकृत संस्था कहा जाता है, राष्ट्रीयकृत संस्था कहा जाता है, उसे राष्ट्रीयकृत संस्था कहा जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब मैं आपको ये बताता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ। अच्छा, आपको पता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो आरबीआई देश का जो केंद्रीय बैंक है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा, मैंने कहा आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को
आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया? कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। दूसरी बात, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो एसबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया मेरे प्यारे भाई? तो एसबीआई का नेशनलाइजेशन जो है वो कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया। ओके, आ गई बात समझ में? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताइए व्यापारिक बैंकों का, व्यापारिक बैंक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में किया गया? तो कमर्शियल बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है वो 2 चरण में पूरा किया गया। कितने फेज में? 2 फेज में। तो 2 फेज में उसको पूरा किया गया, ठीक है। 2 फेज में उसको पूरा किया गया। कमर्शियल बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है उसको कितने फेज में पूरा किया गया? 2 फेज, ठीक है, 2 चरण। सबसे पहला जो चरण था, फर्स्ट फेज बोलते हैं आप इसे, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज है ना। फर्स्ट फेज जो था वो दरअसल 19 जुलाई 1969 को अपनाया गया था भाई साहब। 19 है ना, 19 जुलाई 1969, 1969 को अपनाया गया था इसका पहला चरण, ठीक है। ये पहला चरण कब अपनाया गया था? तो याद रखना है 19 जुलाई 1969 को। कुल कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था इसमें? तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें कुल बैंक कितनी थी, टोटल बैंक्स कितनी थी इसके अंदर? तो हाउ मेनी बैंक्स इन द फर्स्ट फेज? तो याद रखना मेरे साथियों, टोटल जो थी वो 14 बैंकें थी, 14 बैंक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, ठीक है प्यारे भाई। कितनी बैंकों का किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहले फेज में। याद रखना है भाई, भूल नहीं जाना है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले फेज में किया गया था भाई। कब किया गया था? पहले फेज, पहले फेज, फर्स्ट फेज में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहले फेज में किया गया था, पहले फेज में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इस समय प्रधानमंत्री मेरे साथियों इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। और किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो जिन बैंकों के पास में कुल कितनी कैपिटल थी, तो मेरे दोस्त जिन बैंकों के पास में 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की कैपिटल थी, उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था पहले फेज में। ये भूल मत जाना, याद रखना है, ठीक है। तो पहले फेज में कुल कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? 14 बैंकों का किया गया। कौन कौन सी वो 14 बैंक थी? तो जिन बैंकों के पास में, जिन बैंकों के पास में 50 करोड़ या उससे ज्यादा की कैपिटल थी, उनका नेशनलाइजेशन किया गया था, है ना। कुल 14 बैंक थी। अभी मैं आगे बताऊंगा पहले फेज में 14 बैंक कौन कौन सी थी, ठीक है। पहले फेज में 14 बैंक कौन कौन सी थी उनकी हम बात कर लेते, चलो कर ही लेते हैं। ये देखो, मैं पीडीएफ भी लेके आया हूं। आप भी जानते हैं कि सिलेबस इतना जल्दी करवाना बड़ा मुश्किल है, तो जहां जहां मैं अंडरलाइन करूं वो पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली बैंक थी, ये 14 बैंक है, पहली लहर या फर्स्ट फेज में 14th बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था। जहां पर मैं टिक कर रहा हूं वो आपको याद रखना है, ठीक है। गुरुजी आज मेरा एमटीएस का एग्जाम था जिसमें कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्वेश्चन आया था, अरे वाह। चलो देखो, तो सुनना, सबसे पहला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक प्रकार का कमर्शियल बैंक है, इट इज ये याद रखना, ये कोई आरबीआई नहीं है, आरबीआई को देश का सेंट्रल बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इसकी स्थापना की गई थी 1911 में, अगर याद हो जाए तो जरूर कर लेना। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कैसे याद करना है? सारी बैंकों का तो याद होगा नहीं, हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लो भाई, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लिखते हैं इसको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? स्थापना को स्टैब्लिश बोलते हैं, स्टैब्लिश, है ना, और मुख्यालय को हेडक्वार्टर बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इसको 1911 में, 1911 में इसको क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। जहां पर भी लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया दिखे, जैसे यहां पर बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, तो उसको मुंबई मार दो। ठीक है, अब याद रखना है मेरे साथियों, क्या आपको इसमें कुछ याद रखना है तो आप केवल और केवल इसके अंदर स्वदेशी आंदोलन के दौरान पे ये याद हो जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो जरूरी नहीं है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 2026 में जो 12 नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें से एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब अभी भी ये है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा बैंक है, बस मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 मुंबई, इतना याद रखो बस। अगली बात करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। कौन बोल रहा है? दानिश? नहीं भाई, आपके मोबाइल की आवाज बढ़ाओ। दूसरा बैंक कौन सा है? तो याद रखना बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया। देखो यहां पे भी लिखा है बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कहां पर है? मुंबई में ही है, सिंपल सी बात है। स्थापना याद हो जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये जरूर इसमें एक पॉइंट याद रखना कि ये जो बैंक था बैंक ऑफ इंडिया, ये लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था। तो लंदन में ब्रांच ओपन करने वाला ये पहला इंडियन बैंक था, तो फर्स्ट इंडियन बैंक। ठीक है, चलिए तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बोलते हैं आप इसे, बैंक ऑफ इंडिया को बीओआई बोलते हैं। ठीक है, अब ये है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका जरूर आप सन याद रखना, 1894 का ये बैंक है, 1894 का ये बैंक है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। एक मैं आपको क्लू बता देता हूं थोड़ा सा, कि जहां पर लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिले, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया आपको लास्ट में देखने को मिले, इसका मतलब है वो मुंबई में है। ठीक है, ये पहला क्लू। दूसरा क्लू, जहां पर पंजाब आपको देखने को मिले स्टार्टिंग में, इसका मतलब है वो नई दिल्ली में है। पंजाब जहां पर भी आपको देखने को मिले उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। देखो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बोलते हैं, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का इसमें विलय हुआ था। तो 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मर्ज किया था। ठीक है, इनको क्या किया था? मर्ज किया था। मर्ज का मतलब है मिलाना। ठीक है, क्यों मिलाया जाता है बैंकों को? तो भाई जो कॉस्टिंग है उसको कम करने के लिए मिलाया जाता है ना, मर्ज कर दिया जाता है। मान लो किसी बैंक में ज्यादा कस्टमर नहीं है, ज्यादा ग्राहक नहीं है, और वहां पर उस बैंक को चलाने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में होगा ये कि कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उन्हें मर्ज कर देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। तो तीसरा बैंक मैंने बताया पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब शब्द आ गया, इसका मतलब नई दिल्ली है। ठीक है, अगला चौथा बैंक है मेरे साथियों, जिसका नाम है मेरे साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी बोलते हैं। आपने अभी कुछ समय पहले गाना सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा और छोरी को नाम लिखवायो, सुना? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा बड़ौदा, बड़ौदा से याद रखना है वडोदरा। ठीक है, बड़ौदा से क्या याद रखेंगे? वडोदरा। बड़ौदा से क्या याद रखेंगे? वडोदरा, वडोदरा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहां पर है? वडोदरा में है, वडोदरा में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1908 में की गई। ठीक है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है? तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसमें 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का क्या किया गया है? विलय किया गया। विलय का मतलब होता है मर्ज, तो मर्ज करना, मर्ज का मतलब होता है किसी में मिला देना। ठीक है, विलय। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा और छोरी को नाम लिखवायो, है ना। तो
तो बैंक ऑफ बड़ौदा 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 से याद रखना वडोदरा 1908। विजया बैंक और देना बैंक को इसमें मिलाया गया। ठीक है, चलिए अगली बात, पांचवा बैंक हम देखते हैं मेरे साथियों, यूको बैंक। यूको 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 को से कोलकाता, यूको को से क्या होगा कोलकाता, यूको को से क्या होगा कोलकाता। ठीक है, तो यूको बैंक कहां पर है, कोलकाता में है। कब स्टेब्लिश की गई इसकी, 1943 में। किसने इसकी स्थापना की, इसको स्टेब्लिश किसने किया, तो याद रखना है जीडी बिरला। जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला इनका पूरा नाम है। जीडी बिरला ने इनकी स्थापना की थी यूको बैंक की। यूको को से कोलकाता, बैंक ऑफ बड़ौदा 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 से बड़ोदरा, है ना। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब पंजाब से नई दिल्ली। ठीक है, फिर बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, है ना। आ गई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। कैनरा 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 में कैसे लिखते हैं, CANARA, कैनरा लिखते हैं ना। बताओ सी से पहले क्या आता है, सी से पहले आता है बी। सी से पहले क्या आता है, बी, तो बी फॉर बेंगलुरु, बी फॉर बेंगलुरु। ठीक है, तो बी फॉर बेंगलुरु, सी से पहले क्या आता है, बी आता है, कैनरा बेंगलुरु। अब इसकी क्या विशेषता है, तो 2020 में सिंडिकेट बैंक को इसमें मर्ज किया गया है। तो सिंडिकेट बैंक जो है उसको मर्ज किसमें किया, कैनरा बैंक में किया। सिंडिकेट बैंक को मर्ज किसमें किया, कैनरा बैंक में किया। ठीक है, चलो अगली बात, सातवां, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देखो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये कोलकाता में है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कहां पर है, कोलकाता में, कोलकाता में। और 1 अप्रैल 2020 को इस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया है। समाहित करना मर्ज करना एक ही बात है ना। मर्ज करना समाहित करना एक ही बात है मेरे दोस्त। ओके, समाहित करना या मर्ज करना एक ही बात है। बढ़े आगे बढ़े, अगला है देना बैंक। देना 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 बैंक कहां पर है, मुंबई में है। अरे देना क्या दे, अरे देना क्या, तो क्या दे भाई, तो याद रखना मुंबई दे, मुंबई की टिकट दे। तो देना बैंक 1 अप्रैल 2019 को आप सभी जानते हैं कि देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल किया गया। देना बैंक और विजया बैंक को शामिल किया था ना, अभी मैंने पढ़ाया है। एक था सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट ये मणिपाल में है, इसको किसमें शामिल किया, कैनरा में। लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 को कैनरा में इसको समाहित किया था, तो कैनरा बैंक के अंदर इसको मिला दिया गया, सिंडिकेट बैंक। ठीक है, अगला है 10वां, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखो मैंने क्या बताया था कि जहां पर लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आ जाए इसका मतलब है वो मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय मुंबई। ओके, अब याद ये रखना है कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसकी क्या विशेषता है, तो 2020 में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का इसमें विलय हुआ था। तो 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक इन दोनों को मिला दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, डाल दिया गया था। और एक और बार इसका उद्घाटन किसने किया, यह याद रखना, कभी पूछ ले। उद्घाटन का मतलब होता है इनॉग्रेशन। तो इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, भूलना नहीं है। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन किया गया था, इनॉग्रेशन। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इस बैंक का इनॉग्रेशन किया गया था। ओके, बताओ किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बड़े चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। 11वां, एक था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद, देखो नाम से तो इलाहाबाद लग रहा है लेकिन इलाहाबाद इलाहाबाद में नहीं है। कहां है इलाहाबाद, तो बोले कोलकाता में। तो खैर अब तो ये नहीं है, इलाहाबाद बैंक कोलकाता में है। और 1 अप्रैल 2020 को, इंपॉर्टेंट है याद रखना,
1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में इसको मिलाया है। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया, एक बैंक है इंडियन बैंक, उसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था। जॉइंट स्टॉक बैंक, बैंक आप इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक बैंक। तो ये जॉइंट स्टॉक बैंक था, जॉइंट स्टॉक बैंक था ये। ठीक है, फिर अगला है इंडियन बैंक। इंडियन, इंडियन बैंक याद रखना, इंडियन, इंडियन बैंक कहां का है? चेन्नई का है। 2020 में इलाहाबाद बैंक का अधिग्रहण इसने किया था। अधिग्रहण का मतलब होता है विलय करना, मर्ज करना। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। फुलमती जी बताइए क्या सवाल है आपका? ज्योति जी सर प्लीज बता दो, बिहार पुलिस वाला नोट्स चल जाएगा क्या? मैसेज कर रहे हैं, प्लीज रिप्लाई। बेटा आधे बच्चे ना इसमें मैसेज ही करते हैं, सच में ये बड़ी दुविधा की बात है। अरे मेरे प्यारे भाई, क्यों मैसेज करते हो? जब क्लास नहीं लेना तो मत लो, इससे वो हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। अरे सिलेबस देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो छोड़ो, पढ़ो फिर इसको। पर मम्मी की कसम, आधे बच्चे कम से कम ये कमेंट करते रहते हैं, और वो आधे बच्चे अगर ऐसा कमेंट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सर इससे ये हो जाएगा, सर मैंने एसएससी फाउंडेशन बेस से पढ़ रखा, उससे हो जाएगा। अरे भाई सिलेबस देखो, अगर हो जाएगा तो फिर क्यों पढ़ना है? ठीक है, चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे, अगले बिंदु की बात करते हैं। ओके, अगला बिंदु, अगला देखिएगा, अगला है इंडियन ओवरसीज बैंक। मैंने क्या बताया? जहां पर इंडियन शब्द आ जाए वो कहां पर है? चेन्नई में है। तो इंडियन शब्द जहां पर आ जाए वो कहां पर है मेरे साथियों? चेन्नई। पंजाब आ जाए तो दिल्ली, ठीक है, पंजाब आ जाए तो दिल्ली, और इंडियन आ जाए तो क्या होगा? चेन्नई। इंडियन शब्द जहां पर आ जाए वो कहां पर है? चेन्नई में, चेन्नई में। पंजाब आ जाए तो दिल्ली, और बैंक ऑफ इंडिया आ जाए तो मुंबई। ठीक है, तो देखिएगा जरा, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में है ये। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पुणे, याद रखना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, मुंबई में है, सॉरी पुणे में है। मुंबई, महाराष्ट्र कहां पर पड़ता है? मुंबई, और मुंबई में क्या है? देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक आरबीआई है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई। तो वैसे ही याद रखना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना भी 1935 में ही की गई। ये फर्स्ट फेज में टोटल 14 बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था। ओके, अब हम बात करते हैं मेरे साथियों दूसरे फेज की। ठीक है, दूसरा फेज, तो लिखेंगे दूसरा चरण, दूसरा चरण, सेकेंड फेज। दूसरा चरण, सेकेंड फेज, दूसरा चरण। तिथि क्या है सेकेंड फेज की? तो 15 अप्रैल 1980, 15th ऑफ अप्रैल 1980, 15th ऑफ अप्रैल 1980 है ना। सेकेंड फेज जो था वो 15 अप्रैल 1980 का था। कब का था? 15 अप्रैल 1980 का। ठीक है, इसमें कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? तो लिखेंगे 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 15th ऑफ अप्रैल 1980। ठीक है, इसके अलावा कितनी जमा पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो जिन बैंकों के पास में कुल मिलाकर के कितनी कैपिटल थी, तो जिन बैंकों के पास में 200 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की कैपिटल थी, 200 करोड़ रुपए प्लस की कैपिटल थी जिन बैंकों के पास में, उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो याद रखना है कुल कितनी कैपिटल वाली बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था? तो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? सॉरी, हाँ कौन थी? तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी, पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय कौन थी? पीएम थी, पीएम। ठीक है, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो 200 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा जिसके पास में था, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन बैंकों का। अब अगर पूछा जाए कि ये 6 बैंक कौन कौन से थे, तो ये 6 बैंक ये थे। ठीक है, 15th ऑफ अप्रैल 1980 को ये 6 बैंक थे, कौन कौन से?
सबसे पहला बैंक था आंध्रा बैंक, आंध्रा, आंध्रा। और उस समय आंध्रा बैंक जो था ना, उसका मुख्यालय कहां पर था? तो याद रखना हैदराबाद में, हैदराबाद में इसका मुख्यालय था। और 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसको क्या कर दिया? समाहित कर दिया। समाहित का मतलब होता है मर्ज करना, मर्ज कर दिया, मिलाना। ठीक है, क्या करना? मिलाना। और इसके संस्थापक कौन थे? इसको स्टैब्लिश किसने किया था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, है ना। स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान ठीक ठाक है। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, क्या याद रखेंगे? तो पट्टाभी सीतारमैया याद रखेंगे। दूसरा बैंक था मेरे साथियों जिसका नाम था कारपोरेशन बैंक। मैंने आपको बताया था कि 2020 में इस कारपोरेशन बैंक को, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समाहित किया गया था, मर्ज किया गया था, है ना। और दूसरी बात, चलो छोड़ो, कारपोरेशन बैंक मैंगलुरु में था। मैंगलोर, मैंगलोर कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, ये बंगलुरु नहीं है भाई, मैंगलोर है, मैंगलोर। ठीक है। तीसरा जो बैंक था उसका नाम क्या था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बोलते, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अरे ज्योति बहना, इतनी कमेंट क्यों कर रही हो मेरी प्यारी बहना? सर क्लास करेंगे बट नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, रिवीजन टाइम नहीं मिला लेंगे, इसलिए पूछे। तो इतना कमेंट क्यों कर रहे हो? पढ़ तो रहे ही नहीं हो तुम, कमेंटबाजी कर रहे हो भाई। हे मालिक, टाइम वेस्ट मत करो बेटा, खुद का वेस्ट कर रहे हो आप। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये गुरुग्राम में पड़ता है, गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में इसको मर्ज किया गया है, समाहित किया गया है। ठीक है। और विभाजन के बाद यह लाहौर से भारत आया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये पहले लाहौर में था, है ना, फिर ये आया। चलो अगला चौथा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। ठीक है। और इसको पंजाब नेशनल बैंक में कब मर्ज किया गया था? तो याद रखना 1993 में। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को 1993 में ही पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है भाई, यह एकमात्र नेशनलाइज्ड बैंक था जिसका 2019 से पहले ही मर्ज कर दिया गया था। खाली इतना याद रखना, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो भाई अगला पांचवा, विजया बैंक और देना बैंक दोनों को काय में मिलाया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। देखो विजया 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में समाहित किया, मर्ज किया। विजया बैंक बेंगलुरु में पड़ता है। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, मैंने क्या बताया, जहां पर पंजाब शब्द दिखे वो कहां पर है? नई दिल्ली में, है ना। और पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना किसने की थी? इसको स्टैब्लिश किया था भाई वीर सिंह ने। किसने स्टैब्लिश किया था? भाई वीर सिंह ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है भाई। अब मैं एक बात आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान में कुल कितने बैंक है नेशनलाइज्ड? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक वर्तमान में है। ओके, वर्तमान में कुल कितने नेशनलाइज्ड बैंक है? 12 नेशनलाइज्ड बैंक वर्तमान में है, ये बात आपको याद रखना है। चलो बताओ, कोई समस्या यहां तक किसी को? जल्दी से एक बार बता देंगे कि हाँ सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बढ़े आगे बढ़े, चलो। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। आज बैंकिंग का समापन हो जाएगा, बैंकिंग खत्म कर देंगे आज। कल हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, कल हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे भाई, कल की जो क्लास होगी वो किसके बारे में होगी? पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अब यहां पर देखना जरा, ये देखिएगा, कुछ प्राइवेट बैंक है जिनके नाम महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं यहां पर टिक करूंगा, उनका मुख्यालय कहां पर है वो याद रखना। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक 1993 में एस्टेब्लिश किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में, बस इसको याद रखना है। एक बंधन बैंक को याद रखना, 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है।
कोलकाता में इसका मुख्यालय है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अकेश कुमार बेटा, एक ईमानदारी की बात बोलता हूं, यहां है ना, यहां अधिकांश लोग पढ़ने नहीं आए हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना जो सीरियस होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अकेश पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। फिर अगला देखना, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1994 में मुंबई में स्थापित किया गया। आईसीआईसी बैंक 1955 में, ये भी मुंबई में, याद रखना है। ठीक है, और किसको याद रखोगे? बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा मत याद रखो। चलो भाई अगली बात करते हैं। अब हम बात ये करेंगे कि नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो ऐसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी है। तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक है वर्तमान में। कितने भैया? 12। तो वर्तमान में कुल कितने नेशनलाइज्ड बैंक है? तो 12 नेशनलाइज्ड बैंक है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है, 12। तो ये देखो 12, वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। ऐसे तो मैं हर बैंक के बारे में बता चुका हूं, पर यहां पर एक बार आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को मुंबई में की गई, 1 जुलाई 1955। पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1894 नई दिल्ली में है। इंडियन बैंक मैंने बताया था ना, इंडियन जहां पर आ जाए चेन्नई, 15 अगस्त 1907। कैनरा बैंक, सी से पहले बी आता है, बेंगलुरु, 1 जुलाई 1906। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन शब्द आ गया, इसका मतलब चेन्नई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है। यूको, को से कोलकाता, है ना। फिर मेरे साथियों बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में पुणे में है। पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 12 नेशनलाइज्ड बैंक है जो कि मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया था। ठीक है सर, और 6 बैंक कहां है बता दो, लिखना नहीं है 6 बैंक। अरे भाई बहन मेरे, ये क्या है 6 बैंक? ये क्या है? मैंने 6 अलग से लिखवाए ना यहाँ पे। ये इसके बाद में ये एक पहला बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा बैंक, पांचवा बैंक और छठा बैंक। ये देखो ना 6 बैंक भी तो लिखवाए हैं। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? जल्दी से एक बार पढ़ो, मुझे बताओ जल्दी से, है ना। मुझे 25 सेकंड दे दो, 25 सेकंड, अभी आता हूं दैनिक कार्य करके, है ना, जल्दी। चलिए भाई, करें शुरू, है ना। बहुत सारा पानी पी लिया तो फिर निकालना तो पड़ेगा ना पानी। चलिए आगे बढ़े अगले बिंदु की ओर, अगले अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब मैं आपको बैंकिंग में कुछ बचे कुचे पॉइंट्स की बात करवा देता हूं, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से मुझे जरूरी लगता है। सॉरी फॉर देट, मैं इंग्लिश में नहीं ले पाया इसको, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिएगा,
बैंकिंग में क्या क्या बातें हैं खास खास, वो जरा देख लो। भारत का पहला बैंक कौन सा है? फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1770 में किया गया था। तो भारत का पहला बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला बैंक क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1770 में। कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? कलकत्ता। तो याद रखना, कलकत्ता में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देखो यहां पे लिखा है, जो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था, किस कंपनी ने? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो याद रखना कौन सी कंपनी थी? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसको क्या किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसको क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया। क्या नाम है इसका? तो मेरे साथियों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका नाम है। 1770 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, 1717 में इसको, मतलब 1770 में इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। अगला है मेरे साथियों, भारतीयों द्वारा, इंडियंस के द्वारा सीमित देयता के आधार पर, लिमिटेड लाइबिलिटीज के आधार पर प्रबंधित, मैनेज्ड फर्स्ट बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। मैं अगला यहां पे लिख देता हूं, अवध कमर्शियल बैंक। सुनना, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक ये 1881 का था। तो लिखेंगे मैनेज्ड बाय इंडियन, मैनेज्ड बाय इंडियन, इंडियन। ये फर्स्ट कमर्शियल बैंक था, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ। ठीक है, जो फैजाबाद में स्थापित किया गया था। फैजाबाद अवध का ही पुराना नाम है, फैजाबाद अवध को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला याद रखेंगे। एक बैंक था जिसका नाम था पूर्णतः भारतीय बैंक, जो पूरी तरीके से इंडियन बैंक, तो फुली इंडियन बैंक बोलते हैं आप इसे। तो फुली इंडियन बैंक, फुली इंडियन बैंक, पूर्णतः भारतीय बैंक, फुली इंडियन बैंक। और ये कौन सा था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक था, जो लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1894 में लाहौर में स्थापित किया गया था। तो इसका नाम था पीएनबी। कब इसको स्टेब्लिश किया गया था? 1894 में। ठीक है, 1894 में। कहां पर? लाहौर में। लेकिन जब आजादी मिली तब इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में कर दिया गया। ठीक है, आजादी के बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली स्थापित किया गया। ठीक है, ये पूरी तरीके से इंडियंस के द्वारा ऑपरेट करके चलाया गया था। ठीक है, पहला बैंक था जो पूरी तरीके से भारतीय पूंजी और प्रबंधन द्वारा संचालित था, है ना। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है यार। अगला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला बैंक ऑफ बंगाल, तो बैंक ऑफ बंगाल। और मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया गया था 1806 में। प्लस एक बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, तो बैंक ऑफ बॉम्बे, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1840 को, 1840 को। और एक और था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1843 को। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1921 में। इन तीनों को मर्ज करके बनाया था, लिखा हुआ है। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 का 27 जनवरी 1921 1921 को मर्ज किया इनको। विलय का मतलब क्या होता है? मर्ज करना। विलय का मतलब होता है मर्ज करना। मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। अब इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे साथियों आगे जाकर के इसको एसबीआई बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। एसबीआई में इसका परिवर्तन किया गया, एसबीआई में इसका परिवर्तन किया गया। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, याद रखना गोरे वाला समिति, आप तो ये याद रखना। एसबीआई में इसकी सिफारिश किसने की थी? गोरे वाला समिति ने। इसको एसबीआई बनाने की सिफारिश की थी गोरे वाला कमिटी ने।
ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। कब इसको बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई? तो 1 जुलाई 1955 तो इसकी स्थापना की गई और उसका नेशनलाइजेशन भी किया गया। ठीक है, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक, है ना, एसबीआई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया। ये बात आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगली बात, बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म्स किए गए कुछ। ठीक है, तो रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं उसके लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई? एक कमेटी का नाम था नरसिम्हन कमेटी, और 1991 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, आर्थिक संकट को बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, बनी, याद रखना, इकोनॉमिक क्राइसिस आप इसे बोलते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं। तो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उस क्राइसिस के बाद में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए नरसिम्हन की अध्यक्षता में दो महत्वपूर्ण समिति बनाई गई थी, दो कमेटी बनाई थी इनकी उस पे सिफारिश पे। पहली कमेटी 1991 में बनाई गई थी जो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड थी, और इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिशें। क्या रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने? इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी एसएलआर, एसएलआर हम पढ़ चुके हैं, सांविधिक तरलता अनुपात बोलते हैं हिंदी में से, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो आप इसे बोलते हैं, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो आप इसे बोलते हैं इस एसएलआर को। और कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, कल मैंने पढ़ाया है, बनी। इसको कम करना इसकी सिफारिश थी। कम करने से क्या होगा, बैंकों के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा और वो जनता को ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे, ये पहली सिफारिश। ठीक है, फिर दूसरी रिकमेंडेशन थी एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, सॉरी एआरएफ लिखा हुआ है, एआरएफ, असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एआरएफ की स्थापना करने का सुझाव भी दिया। अब आपके मन में आएगा एनपीए क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट आप इसे बोलते हैं, है ना, इसको हम एनपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। देखो ये होता क्या है, जब बैंक है, मान लो मैंने लोन लिया बैंक से, किससे लोन लिया? बैंक से। कौन सी बैंक से? मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया। अगर मैं लोन नहीं चुका पाया 90 दिन तक, ठीक है, 90 दिन तक मैं लोन नहीं चुका पाया, तो 90 दिन तक अगर मैंने लोन नहीं दिया है, 3 महीने हो गए मुझे, बैंक वाले मेरे घर आएंगे कि यार पैसा दो यार, तुमने तुम्हारी किस्त नहीं भरी, ईएमआई नहीं भरी, है ना। मैंने कहा भाई पैसा ही नहीं है यार। तो अगर 90 दिन तक मैंने बैंकों का लोन नहीं चुकाया तो बैंक के लिए वो पैसा क्या हो जाएगा? तो बैंक के लिए वो पैसा हो जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा। फिर से सुनो, मान लो मैंने किसी बैंक से लोन लिया, वो लोन अगर मैं 90 दिन तक, चांदनी सुनो तो सही बेटा, वो लोन अगर मैंने 90 दिन तक नहीं चुकाया, या वो उसकी ईएमआई मैंने नहीं दी, ईएमआई का मतलब होता है किस्त, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। अगर वो ईएमआई मैंने 90 दिनों तक उसको नहीं दी, नहीं दी, मान लो 90 दिन तक नहीं दे पाया, तो वो ईएमआई अगर मैंने नहीं दी तो बैंकों के लिए वो पैसा जो है वो एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो परफॉर्म नहीं करेगा, गैर निष्पादनकारी संपत्ति आप इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ब्याज दरों का विनियमन और नई निजी बैंकों का प्रवेश की अनुमति, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनको एंट्री देनी चाहिए, ऐसा नरसिम्हन कमेटी पहली ने कहा था। अब नरसिम्हन कमेटी 1998 में भी बनी। इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी? तो मजबूत बैंकों के विलय और कमजोर बैंकों को पुनर्जीवित करने पर इसने जोर दिया था। जो अच्छी बैंक थी उनको मर्ज करने की बात कही थी, और जो कमजोर बैंक थी उनमें फाइनेंस करने की बात कही थी कि सरकार उसके अंदर पैसा डाले ताकि उनकी कंडीशन अच्छी हो सके और वो भी देश के अंदर अच्छा खासा योगदान दे सके। तो अच्छी बैंकों को मर्ज करने की बात की गई, और जो कमजोर बैंक थी उनको क्या किया गया? उसमें पैसा डालकर उसको जीवित करने की बात
इसमें की गई है। इसके अलावा पूंजी पर्याप्तता, कैपिटल की अगर हम बात करें तो याद रहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सरफेसी अधिनियम 2002 में था। इस समिति की सिफारिशों ने बाद में वित्तीय अस्तिया, जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, उनके प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया। भूल जाओगे आप, दिमाग से उतर जाएगा आपकी क्या है ये चीजें, है ना। शिफ्ट डिलीट मारो इसको। चलो भाई, ये इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा याद मत रखो, बेरू हो जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये नरसिम्हन कमेटी के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। बढ़े आगे। अब देखो मुद्रा आपूर्ति और बैंकिंग शब्दावली क्या है, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही याद कर लेना, इससे ज्यादा आगे पीछे मत दौड़ना। देखो मुद्रा आपूर्ति जिसको बोलते हैं मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं, मनी सप्लाई। और बैंकिंग शब्दावली, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को 4 उपाय M1, M2, M3 और M4 में वर्गीकृत करता है, उनको बांटता, उनका क्लासिफिकेशन करता है 4 भागों में। तो मनी सप्लाई को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया आरबीआई ने, 4 भागों में किया गया है। ठीक है, जो उनकी तरलता लिक्विडिटी के घटते क्रम पर आधारित। देखो M1 जो है, पहला घटक है M1, इसको नैरो मनी बोलते हैं, नैरो मनी। तो M1 को किस नाम से जाना जाता है, नैरो मनी। इसको संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा तरल है, मोस्ट लिक्विड है ये, क्योंकि इसको आसानी से खर्च किया जा सकता है। तो जिसको आसानी से खर्च किया जा सके उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उसकी तरलता ज्यादा होती है। तो आपको याद ये रखना है कि M1 जो है उसे नैरो मनी बोलते हैं, और ये आसानी से खर्च की जा सकती है। और M1 में क्या क्या आता है, तो जनता के पास में जितना पैसा रखा हुआ है वो, बैंकिंग प्रणाली में जितना भी डिमांड डिपॉजिट है वो, और आरबीआई के पास में जो अन्य जमा है उसको शामिल किया जाता है। ये याद ना हो तो चलेगा, बस ये याद रखना M1 मतलब नैरो मनी, और M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है। बस 2 बातें कम से कम याद रख लेना, कृपा कर देना मेरे ऊपर। अगला है M2। M2 जो है इसमें M1 शामिल होता है, प्लस डाकघर में जो बचत बैंकों में बचत जमा है उसको भी शामिल किया जाता है। फिर अगला है M3। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ब्रॉड मनी। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें M1 भी इंपॉर्टेंट है। तो M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, और याद रखना इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है, इतना ही याद रखो। M3 में क्या क्या शामिल है, M1 भी है, और बैंकिंग प्रणाली के पास सावधि जमा जो टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला है M4, और M4 के बारे में मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, ये सबसे कम लिक्विड है, लिस्ट लिक्विड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरलता, लिक्विडिटी किसकी है सबसे ज्यादा, M1 की। तो सर्वाधिक तरल, मोस्ट लिक्विड है, और ये सबसे कम लिक्विड है, सबसे कम या न्यूनतम लिक्विड, न्यूनतम, न्यूनतम तरल। ठीक है, तरल, अरे सबसे कम, सबसे कम तरलता किसकी है, तो M4 की है। तो M4 सबसे कम तरल है, और M1 जो है वो सबसे ज्यादा तरल है। व्यापक ब्रॉड किसको बोलते हैं, तो याद रखना M3 को बोलते हैं। ठीक है, नैरो किसको बोलते हैं, M1 को बोलते हैं। तो ये कहानी थी आज की कक्षा को लेकर के। अब बाकी चर्चा आपसे कल करेंगे नए टॉपिक को लेकर के, और कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो कल 5 ईयर प्लान हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे भाई, कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की कक्षा में इतना ही। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है सर, बैंक क्या करते हैं फिर पैसे नहीं दिए तो, क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, तुम्हारा घर छीन लेते, तुमने जो गिरवी रखा है वो छीन लेंगे, वही तो करेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, है ना, नमस्ते।